क्या दोस्तों आपको पता है कॉलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सीबीआई का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में सीबीआई का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुबोध कुमार जायसवाल। इमेज में आप देख सकते हैं। वर्तमान में सुबोध कुमार जायसवाल किस पद पर कार्यरत है? वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है सुबोध कुमार जायसवाल। और सुबोध कुमार जायसवाल भारतीय पुलिस सेवा के 1985 बैच के अधिकारी है। और सीबीआई निदेशक का पद ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल पूरा होने के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से रिक्त था। इमेज में आप देख सकते हैं ऋषि कुमार शुक्ला फरवरी के पहले सप्ताह में दोस्तों सेवानिवृत्त हुए थे और तब से सीबीआई का निदेशक पद खाली था और इसका स्थान लिया है सुबोध कुमार जायसवाल ने। और सीबीआई हर साल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्या सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी सीबीआई मनाता है। कब मनाता है? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की समयावधि को। और जिसका उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लोगों को जागरूक करने हेतु यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह सीबीआई मनाता है। और सीबीआई का मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी, इंटेग्रिटी, यह सीबीआई का मोटो है। और भी मैं सीबीआई के बारे में आगे बताना चाहूंगा। तो हिंदी में कहे तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और इंग्लिश में कहे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और शॉर्ट में कहे तो सीबीआई। सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है और इसकी अपराध सिद्धि दर यानी कि कन्विक्शन रेट कितनी है? 65 से 70% तक है। और सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना हुई। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस समुदाय द्वारा वैशाख दिवस को सबसे पवित्र दिवस माना जाता है? इमेज में आप पढ़ सकते हैं यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ विशाख। और यह दिवस की घोषणा भी यूनाइटेड नेशंस ने की थी। हाल ही में यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया। तो किस समुदाय द्वारा वैशाख दिवस को सबसे पवित्र माना जाता है? बौद्ध समुदाय द्वारा वैशाख दिवस को सबसे पवित्र माना जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बौद्ध समुदाय। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित वर्चुअल वैश्विक समारोह को संबोधित किया, कल ही संबोधित किया। और संस्कृति मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। दोस्तों यह बात याद रख लीजिए कि हमारे संस्कृति मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्म गुरु ने समारोह को संबोधित किया और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो यहाँ हमारे 2 मंत्रियों के नाम भी याद रख लेने चाहिए। हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इमेज में आप देख सकते हैं। और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि किरेन रिजिजू हमारे और किस मंत्रालय के मंत्री है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की। इस वर्ष 26 मई को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया गया। और भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। यह तीनों घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। कौन सी घटना? ये जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण।
और इस दिन को साल 2000 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव 1999 में यानी कि 1999 में पारित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और हम इतिहास के इस महापुरुष की बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। और स्थान कौन सा था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान में नेपाल देश में स्थित है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग कर दिया तथा 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसको दिया, कहां दिया? देखो, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ में दिया। और भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई 4 बौद्ध संगीतियों का जिक्र इतिहास में मिलता है। तो कई बार क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में बौद्ध संगीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आज मैं टेबल के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ो कि बौद्ध संगीति शासक कौन थे, कौन से स्थान पर यह बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और यह बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति शासक थे अजातशत्रु और स्थान था राजगृह और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ, कौन से स्थान पर हुआ? वैशाली में। और अध्यक्ष कौन थे? साबकमेर। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ, कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? मोगलिपुत्र तिस्सा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था, स्थान कौन सा था? कश्मीर के कुंडल वन में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और यह सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में मालदीव के एड्डू शहर में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एड्डू शहर। इमेज में आप देख सकते हैं मालदीव का यह शहर नाम है एड्डू। मालदीव के एड्डू शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खुलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक एवं वाणिज्यिक संबंध है। और आगे मैं आपको बताऊं, भारत की पड़ोसी को तरजीह देने और इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा तथा विकास की नीति में मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है। कितने? 1200 द्वीपों का समूह है मालदीव, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। और मालदीव के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। और मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। और यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा है मालदीव देश का। और यहाँ सैटेलाइट व्यू में देख सकते हैं मालदीव कंट्री बहुत से द्वीपों में बटा हुआ। और मालदीव की बात करें तो समुद्र तल से ऊपर 4 फीट 11 इंच जमीनी स्तर के साथ यह ग्रह का सबसे लघुतम देश है। और मालदीव की कैपिटल का नाम क्या है? माले। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। और मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपया। तो यह फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की? पहले विदेश सचिव थे, अब बन गए हैं विदेश मंत्री। और डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका देश की 5 दिवसीय यात्रा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और कोविड चुनौतियों सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इमेज में आप देख सकते हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को। और टीकाकरण से संबंधित वैश्विक मुद्दों के तत्काल और प्रभावी समाधान पर भी विचार विमर्श हुआ है। और यहाँ हम बात करते हैं अमेरिका के, तो 3 महानुभावों के नाम हमें याद रख लेने चाहिए। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर।
अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकेन, इमेज में आप देख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति। और एक क्वेश्चन को लेकर करंट अफेयर में अमेरिका रहा था, वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और तब भी मैंने आपको अमेरिका के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पांचवा क्वेश्चन, वाइपर नामक रोवर चंद्रमा की सतह पर भेजने की घोषणा किसने की? वाइपर नामक रोवर चंद्रमा की सतह पर भेजने की घोषणा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नासा। नासा का चंद्रमा पर वाइपर रोवर भेजने का उद्देश्य क्या है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों की तलाश करने हेतु नासा वाइपर नामक रोवर चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। लेकिन कब भेजेगा? वर्ष 2023 के अंत में वाइपर नामक रोवर भेजेगा नासा चंद्रमा की सतह पर। इमेज में आप देख सकते हैं इसी तरह का नजारा होगा। तो आर्टेमिस मिशन के हिस्से के रूप में वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, शॉर्ट में बोले तो वाइपर को चंद्रमा पर भेजेगा। तो एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाइपर का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर का पूर्ण स्वरूप है। और आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। और आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना। इमेज में आप देख सकते हैं यह काल्पनिक इमेज है आर्टेमिस मिशन की। और यहां बात करते हैं नासा की। तो नासा पिछले 2 महीनों में कौन कौन सी घटनाओं के कारण करंट अफेयर्स में रहा? तो 3 क्वेश्चन को लेकर नासा करंट अफेयर में रहा था। हाल ही में शुक्र ग्रह के वातावरण में कम आवृत्ति के रेडियो सिग्नल का पता किसने लगाया? नासा ने। हाल ही में मंगल ग्रह पर भूकंप के 2 झटकों को रिकॉर्ड किसने किया? नासा ने। हाल ही में कॉस्मिक रोज की एक छवि किसने साझा की? नासा ने। यह तीनों क्वेश्चन को लेकर नासा करंट अफेयर में रहा था। और नासा राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष अधिनियम 1958 के तहत स्थापित एक अंतरिक्ष एजेंसी जिसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। और नासा का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ाना। इसी उद्देश्य से नासा काम करता है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 17+1 सहयोग मंच से किसने इस्तीफा दे दिया? 17+1 सहयोग मंच से इस्तीफा दे दिया है लिथुआनिया देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिथुआनिया। और यह 17+1 सहयोग मंच है क्या? तो पढ़ो, कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि यूरोप के 17 देश प्लस एक चाइना, इसे बोलते हैं 17+1 सहयोग मंच। तो हाल ही में लिथुआनिया ने मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ चीन के 17+1 सहयोग मंच को विभाजनकारी कहकर छोड़ दिया, जिसके बाद इसका स्वरूप अब 16+1 हो गया है। किसने इस्तीफा दे दिया है? लिथुआनिया देश ने। और 17+1 का गठन कब कैसे हुआ? तो देखो 17+1 यानी कि एक चीन और मध्य तथा पूर्वी यूरोप के 17 देश, इसे बोलते हैं 17+1 पहल। तो इस पहल चीन के नेतृत्व वाला एक प्रारूप है जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में बुडापेस्ट में बीजिंग एवं मध्य व पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों के बीच सीईई क्षेत्र में निवेश और व्यापार पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। और हाल ही में लिथुआनिया देश ने इस मंच से इस्तीफा दे दिया है। तो लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। इमेज में आप देखिए यह है लिथुआनिया, जो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक देश है। और यह 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया में सबसे बड़ा देश है। यह लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, यह तीनों बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा देश है लिथुआनिया। और लिथुआनिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? गीतानस नौसेदा लिथुआनिया के वर्तमान राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री है
इंग्रिडा सिमोनाइट, जो एक महिला है। तो याद रख लो, लिथुआनिया की प्रधानमंत्री कौन है? इंग्रिडा सिमोनाइट। और लिथुआनिया की कैपिटल का नाम है विलिनियस। क्या नाम है? विलिनियस, लिथुआनिया की कैपिटल। 7वां क्वेश्चन, कॉमन कुकरी, स्ट्रिक्ड कुकरी, कॉमन सैंडबोआ और सॉसकेल्ड निम्न में से किसकी प्रजाति के नाम है? यह कॉमन कुकरी, स्ट्रिक्ड कुकरी, कॉमन सैंडबोआ, सॉसकेल्ड, यह सभी सांपों की प्रजाति के नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सांपों की प्रजाति, जो हाल ही में करंट अफेयर में आई है। देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा सांपों की सूची में 8 और प्रजातियों को शामिल किया गया है। इस शोध के माध्यम से वर्ष 1997 की फौना ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक, इमेज में आप देख सकते हैं इस पुस्तक की फ्रंट पेज को, जिसका नाम है फौना ऑफ दिल्ली। तो फौना ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक में उल्लिखित सूची को अपडेट किया गया है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दिल्ली की मूल प्रजातियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यानी कि 8 और प्रजातियों के नाम हाल ही में शामिल हुए हैं। इस शोध के साथ राजधानी में मौजूदा सांपों की प्रजातियों की संख्या 23 तक पहुंच गई है और सूची में शामिल किए गए नए 8 सांपों की प्रजाति के नाम यहाँ है, ध्यान से पढ़ो। कॉमन ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नेक, कॉमन ट्रिंकेट स्नेक, कॉमन कैट स्नेक, बैरेड वुल्फ स्नेक, कॉमन कुकरी, स्ट्रिक्ड कुकरी, कॉमन सैंडबोआ और सॉसकेल्ड वाइपर, इस 8 सांपों की प्रजातियों को इस सूची में हाल ही में शामिल किया गया। 8वां क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस उद्देश्य से खरीफ रणनीति 2021 तैयार की है? खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ रणनीति 2021 तैयार की है। तो खरीफ रणनीति 2021 की बात करें तो इस रणनीति के तहत खरीफ सत्र 2021 के लिए किसानों को मिनी किट के रूप में बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों के मुफ्त वितरण की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है। और इस रणनीति के माध्यम से तिलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा और तिलहन यानी कि खाद्य तेल के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बनना है। और 1990 के दशक की शुरुआत में पीली क्रांति के माध्यम से प्राप्त तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लंबी अवधि तक नहीं टिक सकी थी। तो यहाँ हमें याद रख लेना है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के क्षेत्र में है। और तिलहन की फसलें मुख्य रूप से उनसे वनस्पति तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से उगाई जाती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिस तरह पीली क्रांति है इसी तरह दोस्तों नीली क्रांति है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चीन के बाद भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और चीन तथा कनाडा के बाद रैपसीड के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है भारत। देखो, चीन और कनाडा के बाद रैपसीड के उत्पादन में तीसरे स्थान पर हमारा भारत देश है। और भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्रों में कौन कौन शामिल है? तो देखो, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यह प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य है। और यहाँ मैप में देखिए, मेरे साथ साथ पहचानो, यह कौन सा राज्य है? हरियाणा, बोलो बोलो, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यह भारत देश के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दी है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने हमारे भारत देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 143। खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। इसके लिए 14 करोड़ 30 लाख रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्य शामिल है। तो यह 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो यह 7 राज्यों को आप मैप में पहचानिए। यह कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, यह है मणिपुर, यह है मिजोरम,
यह है मध्य प्रदेश, यह है महाराष्ट्र, यह है कर्नाटक और छोटा सा राज्य गोवा। इन 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी हमारे खेल मंत्रालय ने दे दी है। वित्तीय सहायता का उपयोग पूर्व चैंपियन एथलीटों की कोच के रूप में सहायता लेना, सहायक कर्मी, उपकरणों की खरीद, खेल किट, उपभोग्य सामग्रियों, प्रतियोगिताओं और आयोजनों में भाग लेने के लिए इस वित्तीय सहायता का उपयोग किया जाएगा। और यह निर्णय भारत को 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में से एक बनाने का प्रयास है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कम उम्र से ही बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उनका प्रशिक्षण करने की जरूरत है। यानी कि हमने एक लक्ष्य तय किया है कि 2028 के समर ओलंपिक में मेडल तालिका में टॉप 10 में शामिल होना है। और 2028 का ओलंपिक कहां आयोजित होने वाला है? लॉस एंजिलिस में आयोजित होने वाला है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष अफ्रीका दिवस मनाया जाता है 25 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 मई बोले तो अफ्रीका दिवस मनाया गया। अफ्रीकी संघ की स्थापना 25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता का संगठन के रूप में की गई थी और इसीलिए 25 मई को अफ्रीकी दिवस मनाया जाता है। और अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल है। कितने? 55 सदस्य देश शामिल है। और अफ्रीकी संघ का सचिवालय कहां पर स्थित है? इथियोपिया देश की कैपिटल आदिस अबाबा में यह अफ्रीकी संघ का सचिवालय स्थित है। और 9-10 फरवरी 2020 को इथियोपिया के आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की 33वीं बैठक का आयोजन किया गया था। और अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, अध्यक्ष है फेलिक्स त्सेत्सीकेडी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, एक बार मेरे साथ बोलिए, अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष फेलिक्स त्सेत्सीकेडी। सही बोला। चलिए 11वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। UNFCCC के COP 28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा किसने की है? UNFCCC के COP 28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा UAE ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है UAE बोले तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2023 में अबू धाबी में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज शॉर्ट में बोले तो UNFCCC के COP 28 की मेजबानी करने की पेशकश की घोषणा की है। लेकिन यह COP 26 कहां आयोजित होने वाला है वो भी हमें याद होना चाहिए। तो COP 26 को वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित होगा। कहां पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगा। कब आयोजित होगा? 1 से 12 नवंबर 2021 की समयावधि के बीच यह COP 26 आयोजित होगा। और पार्टनरशिप किसके साथ होने वाली है? इटली के साथ पार्टनरशिप होने वाली है। और UNFCCC के बारे में मैं आपको बताऊं तो वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस यानी कि UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यहां इमेज में देखिए क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और यह रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। और भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में। 12वां क्वेश्चन, कॉलिनेट माकोसो कहां के नए प्रधानमंत्री बने? कॉलिनेट माकोसो इमेज में आप देख सकते हैं, वो कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति सस्सो नगेसो ने अनातोले कॉलिनेट माकोसो को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने 2016 से कार्यकाल में क्लेमेंट मोम्बा की जगह ली। इस नियुक्ति से पहले माकोसो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे और वो बन गए हैं कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री। और अफ्रीकी नेता सस्सो नगेसो जो रिपब्लिक ऑफ कांगो के वर्तमान राष्ट्रपति है, तो उनके बारे में एक रोचक तथ्य है कि अमेरिकी नेता
सत्सो नगेशो दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपतियों में से एक है, जिससे उन्हें सम्राट उपनाम मिला और उन्होंने कुल 36 वर्षों तक कांगो का नेतृत्व किया। और कांगो गणराज्य की कैपिटल का नाम क्या है? ब्राज़ाविल। और कांगो गणराज्य की करेंसी है कांगोली फ्रैंक। तो यह दोनों फैक्ट भी आपको याद रख लेने चाहिए। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार है, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। और इसीलिए यह इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया और यूएसए में। और वर्तमान में ICMEC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर फ्रांस बी हमर इस संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लद्दाख के किस गांव में एक ऐतिहासिक अशोक स्तूप संरक्षित किया गया है? तो लद्दाख के तीरी नामक गांव में यह ऐतिहासिक अशोक स्तूप संरक्षित किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, तीरी गांव। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है भावना तड़वी, म्यू जोशी ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, और संदीप पटेल ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है, तीरी विलेज। और चावड़ा पूजा ने बहुत ही ध्यान से यह करंट अफेयर का वीडियो देखा है, क्योंकि करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आपको जो बीच में क्वेश्चन पूछे थे, इसका सही आंसर देने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है चावड़ा पूजा ने। तो चावड़ा पूजा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है रोशनी प्रजापति, वसावा दीप्तेश, मानसी प्रजापति, कमलेश डोडिया, जयदीप गोहिल, गोपाल मकवाना, मयूरी अशोक परमार, नीलोफर मीर और प्रियंका कनोजिया। इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। तो परमार खुशबू ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। नरेश पी जाधव, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, तीरी गांव। उन्होंने गुजराती में आंसर लिखा है। और दोस्तों, आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको पहचानना है कि 2021 के पहले अटलांटिक तूफान का नाम क्या है। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।